डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बीएससी पार्ट फर्स्ट का जो थर्ड पेपर है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, गैमेट एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी, वो पढ़ाऊंगा। थर्ड पेपर है जो कि 34 नंबर का होता है। और इसमें फर्स्ट जो चैप्टर है वो मैंने पहले आपको पीडीएफ में बता दिया है, या इंट्रोडक्शन ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, उसके बारे में पूरा। दूसरा जो चैप्टर है, दूसरा जो टॉपिक आज हम बात करेंगे वो है गेमेटोजेनेसिस। तो गेमेटोजेनेसिस से बात करने से पहले हम ऐसी टर्म जो आपको इस एम्ब्रियोलॉजी के अंदर डेवलपमेंटल बायोलॉजी में बार बार आएंगी उसके बारे में चर्चा करेंगे। एम्ब्रियोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ग्रोथ, एग, ओवम, डिफरेंशिएशन। तो एम्ब्रियोलॉजी किसे कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, अर्थात जब किसी भी जंतु का डेवलपमेंट मदर के शरीर में एम्ब्रियो का जब परिवर्धन होता है, डेवलपमेंट होता है, उसे हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी, या परिवर्तित हो रहे भ्रूण का अध्ययन एम्ब्रियोलॉजी। आजकल एम्ब्रियोलॉजी की जगह नाम आ रहा है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी क्यों है? इसका कारण ये है क्योंकि एम्ब्रियोलॉजी एक सीमित स्टडी है ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, लेकिन जब वो हैच आउट होता है या उसका बर्थ होता है या मोल्ट होता है, उसके बाद की उसकी जो लाइफ स्पान है उसकी भी स्टडी शामिल की गई है इसके अंदर। तो इस तरह से ड्यूरिंग एम्ब्रियोलॉजी या ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, वो जो काल है उसे कहते हैं प्रीनेटल पीरियड। अर्थात एम्ब्रियोलॉजी क्या है? एक्चुअली में प्रीनेटल पीरियड है। और दूसरा है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इसके अंदर प्रीनेटल पीरियड प्लस पोस्टनेटल पीरियड, दोनों को सम्मिलित किया गया है। पोस्ट नेटल पीरियड का अर्थ है कि जन्म के बाद या हैचिंग के बाद जब कोई भी एनिमल है, जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती तब तक का जो काल है वो कहलाता है पोस्ट नेटल पीरियड। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी का अर्थ है कि प्री नेटल पीरियड अर्थात एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी के बाद पोस्ट नेटल पीरियड, जन्म के बाद जब वो एडल्ट होता है, फिर वो ओल्ड होता है और अंत में उसकी डेथ हो जाती है। इस दौरान होने वाली जितनी भी एक्टिविटी हैं, या उसके अंदर रेट्रोग्रेसिव है या प्रोग्रेसिव है, जितने भी डेवलपमेंटल इवेंट्स हैं उनको शामिल किया गया है पोस्ट नेटल पीरियड में। अर्थात डेवलपमेंटल बायोलॉजी वह विज्ञान है जिसके द्वारा भ्रूण से लेकर, भ्रूण बनने से लेकर उसकी मृत्यु तक का जो काल है उसके दौरान होने वाली घटनाओं का अध्ययन डेवलपमेंटल बायोलॉजी कहलाता है। अब बात आती है ग्रोथ। ग्रोथ किसे कहते हैं? वृद्धि। वृद्धि आपने देखा होगा प्लांट्स में भी होती है, जितने भी सजीव है उनके अंदर ग्रोथ होती है। तो ग्रोथ क्या है एक्चुअली? ग्रोथ की परिभाषा क्या है? ग्रोथ की परिभाषा है आकार, आकृति और मास या भार में बढ़ोतरी। ग्रोथ क्या होता है? आकार, आकृति और उसके द्रव्यमान या मास के अंदर बढ़ोतरी ग्रोथ कहलाता है। अब बात है एग और ओवम। एग मीन्स अंडा, ओवम मीन्स अंड। इन दोनों में क्या अंतर है? कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग, ये भी एग है, ये भी ओवम है, लेकिन दोनों में अंतर है। एग का मतलब है कोई भी सेल। एग एक तो पहली बात है हैप्लॉइड हो सकता है और डिप्लॉइड हो सकता है, ठीक है, जबकि ओवम हमेशा हैप्लॉइड होगा। ये अंतर है, दोनों में मेन डिफरेंस है। एग हैप्लॉइड भी हो सकता है, डिप्लॉइड भी हो सकता है, जबकि ओवम जो है वो हमेशा हैप्लॉइड होगा। तो एग और ओवम में क्या अंतर है वो आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई भी ये सेल है या गैमेट है कोई भी, और बिना, ये पीएम है, ये पीएम, ये सेल पूल और ये न्यूक्लियस, और हैप्लॉइड है, तो ये क्या है? ओवम है। ये ओवम, ये ओवम है, ठीक है। और जब इस ओवम के पीएम के बाहर कोई भी प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी एग मेम्ब्रेन बन जाती है तो वो कहलाता है एग। अर्थात एग हैप्लॉइड भी हो सकता है, डिप्लॉइड भी हो सकता है। आपने देखा होगा बाजार के अंदर जो अंडे मिलते हैं रेडियो पर, जो फार्मी अंडे, एक्चुअली क्या है वो हैप्लॉइड एग है, ठीक है ना, अनिषेचित अंडे हैं। और देसी अंडा जिसे हम कहते हैं, देसी अंडा ज्यादा पौष्टिक होता है, तो एक्चुअली देसी अंडा क्या होता है? वो फर्टिलाइज्ड एग है, वो डिप्लॉइड एग है, ठीक है। तो ओवम कोई भी गैमेट है, कोई भी सेल है जो हैप्लॉइड है और जिसके चारों ओर किसी प्रकार का एग एनवलप या अंडावरण नहीं है,
वो ओवम, और जैसे ही इसके ऊपर प्राइमरी सेकेंडरी या टर्सरी एग एनवलप होगा कोई भी, तो वो कहलाएगा एग। ठीक है, अब आते हैं बात डिफरेंशिएशन। आपने कई बार ये टर्म पढ़ी हुई, डिवीजन होता है, एक तो डिवीजन और दूसरा डिफरेंशिएशन। डिवीजन आपको पता है, कोई भी सेल, एक सेल जब विभाजित होती है तो डॉटर सेल बनाती है, उसे कहते हैं विभाजन या डिवीजन। लेकिन डिफरेंशिएशन अलग चीज है। डिफरेंशिएशन मीन्स विभेदन। विभेदन का अर्थ है कोई भी सेल है, मान लीजिए हम बात करें कि ये एपिथेलियल सेल है, कोई भी ये एपिथेलियल सेल है, ठीक है, ये केंद्रक और ये एपिथेलियल सेल। अब एक्टोडर्मल सेल लगा लीजिए। आपको पता ही होगा कि हमारे शरीर के अंदर अर्ली स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में सिर्फ पहले तो एक प्रकार की सेल होती है, ब्लास्टोडर्म। ब्लास्टोडर्म में सभी प्रकार की सेल एक आकार, आकृति और रासायनिक संगठन में, बिहेवियर में, कार्य में समान होती हैं। उसके बाद वो दो प्रकार की सेल्स में विभेदित होती है। पहली है एक्टोडर्म और दूसरी है एंडोडर्म। फिर वो जो एंडोडर्म है उसके अंदर संभावित मेसोडर्मल और एंडोडर्मल सेल्स होती हैं। तो वो जो एंडोडर्म है वो फिर डिफरेंशिएट होती है, विभेदित होती है मेसोडर्म और एंडोडर्म के अंदर। इस तरह से हमारे शरीर के पूरे जो ऑर्गन है, अंग हैं, वो तीन प्रकार की कोशिकाओं एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से बनते हैं। तो हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए एक्टोडर्मल सेल है, एक एक्टोडर्मल सेल है, तो ये जो एक्टोडर्मल सेल है आगे चलकर ये सेल क्या करेगी, एक तो जैसे नर्व सेल बनाएगी। हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो न्यूरॉन्स के द्वारा बना होता है, नर्व सेल्स के द्वारा, तो ये नर्व सेल बनाएगी। ठीक है, यही आगे चलकर हमारी जो स्किन की सेल है, एपिथेलियल सेल, स्किन की सेल है, वो बनाएगी। उसका आकार, आकृति अलग है। और यही सेल आगे चलकर हमारी आई का जो रेटिना है, आई लेंस है, वो बनाएगी। वहां पर पाए जाने वाली सेल है, उनकी आकार, आकृति और उनका व्यवहार और उनका कार्य और रासायनिक संगठन अलग होता है। अर्थात डिफरेंशिएशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा एक प्रकार की सेल से एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं। अर्थात जब ये एक्टोडर्मल सेल हैं तो इनका आकार, आकृति, रासायनिक संगठन और इनका व्यवहार, फिजियोलॉजी, कार्य समान होता है। लेकिन इसी एक प्रकार की कोशिकाओं से नर्व सेल है, रेटिना की सेल है, आई लेंस है, स्किन की सेल है, जो कि सभी अलग अलग आकार, आकृति की हैं। उनका कार्य अलग है, व्यवहार अलग है, फिजियोलॉजी अलग है, रासायनिक संगठन अलग है। तो ये कहलाता है डिफरेंशिएशन। अब हम बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मीन्स युग्मक जनन, युग्मकों का निर्माण। आपको पता होगा कि युग्मकों का निर्माण गोनेड्स में, जननों में होता है। तो सीधी सी परिभाषा है, गैमेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इन गोनेड्स। तो हम गैमेटोजेनेसिस दो प्रकार का, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस नाम से ही है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट। oogenesis मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ओवम और फीमेल गैमेट। इस तरह से हम आज चर्चा करेंगे सिर्फ और सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस की। इन दोनों में जो मेन अंतर है वो आपको बता देता हूँ। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के अंदर जो इनकी प्रोसेस है, जो फेज है, वो समान है। लेकिन जो मुख्य अंतर है, डिफरेंस है, वो ये है कि स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर एक मदर सेल से या एक प्राइमोर्डियल जर्म सेल से 4 मेल गैमेट बनते हैं। ठीक है, जबकि oogenesis के अंदर एक प्राइमोर्डियल जर्म सेल या एक मदर सेल से सिर्फ एक ओवम बनता है। 3 जो छोटी सेल बनती हैं वो कहलाती हैं पोलर बॉडी, और उन पोलर बॉडीज के अंदर खाद्य पदार्थ अर्थात साइटोप्लाज्म की मात्रा कम होने के कारण धीरे धीरे वो डिसअपियर हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं। इसका भी एक कारण है, नेचर ने इतना शानदार ये बनाया है oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस, ये नेचुरल है। क्योंकि ऐसा नहीं होता तो क्या होता, अगर स्पर्मेटोजेनेसिस में एक स्पर्मेटोगोनिया या एक मदर सेल से एक ही मेल गैमेट बनता तो आगे चलकर जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती, नगण्य हो जाती। ठीक है, अगर oogenesis से एक मदर सेल से या एक oogonia से 4 अगर गैमेट बनते, 4 ओवम बनते, तो उनके अंदर खाद्य पदार्थ की जो मात्रा है वो 4 भागों में बढ़ जाती और वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाते। अर्थात कोई भी स्पीसीज है वो सर्वाइव नहीं करती, वो लुप्त हो जाती। और इनके अंदर जो 3 स्टेप हैं दोनों में, स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis के अंदर सेम है 3। पहली मल्टीप्लिकेशन फेज है, दूसरी ग्रोथ फेज है और तीसरी
मैच्योरेशन फेज है। अब जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस से पहले आपको बताऊं मैं कि दोनों में अंतर क्या है। oogenesis में भी मल्टीप्लिकेशन फेज है, ग्रोथ फेज है और मैच्योरेशन फेज है, ठीक है। oogenesis में भी जी, लेकिन दोनों में अंतर ये है कि स्पर्मेटोजेनेसिस में एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 मेल गैमेट बनते हैं, जिससे क्या होगा कि निषेचन की प्रायिकता बढ़ जाती है। जबकि oogenesis के अंदर एक ओगोनिया से सिर्फ और सिर्फ एक ओवम बनता है और 3 पोलर बॉडी। उसका कारण ये है कि अगर 4 समान अगर ओवम बनते तो क्या होता कि खाद्य पदार्थ 4 भागों में बढ़ जाता, और खाद्य पदार्थ 4 भागों में बढ़ जाता तो आगे चलकर भ्रूण के लिए भोजन की व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है, फीमेल गैमेट के द्वारा या ओवम के द्वारा, तो भ्रूण का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता। इसलिए नेचर ने क्या किया कि मल्टीप्लिकेशन फेज के अंदर, जो मल्टीप्लिकेशन फेज है वो दोनों में होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, लेकिन दोनों में अंतर है। स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर पहला जो मैच्योरेशन डिवीजन है, जो फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन है या रिडक्शन डिवीजन है, ये इनमें कैरियोगेमी और साइटोगेमी इक्वल होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर जो फर्स्ट जो मैच्योरेशन डिवीजन है या रिडक्शन डिवीजन है, जो कि मियोटिक होता है, अर्धसूत्री विभाजन, उस अर्धसूत्री विभाजन के अंदर कैरियोगेमी केंद्र का विभाजन और साइटोगेमी साइटोप्लाज्म का विभाजन समान रूप से होता है। इस तरह से 2 समान सेल सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, ठीक है। जबकि oogenesis के अंदर जो फर्स्ट एमडी और आरडी है, उसके अंदर कैरियोगेमी तो इक्वल होती है लेकिन साइटोगेमी अनइक्वल होती है, जिससे 2 कोशिकाएं बनती हैं, एक बड़ी और एक छोटी। तो बड़ी जो सेल बनती है वो कहलाती है सेकेंडरी oocyte और छोटी जो सेल बनती है वो कहलाती है फर्स्ट पोलर बॉडी। फिर इस मैच्योरेशन डिवीजन के अंदर जो सेकेंड रिडक्शन डिवीजन है या मैच्योरेशन डिवीजन है और रिडक्शन डिवीजन, ये माइटोटिक होता है, समसूत्री विभाजन के द्वारा या समसूत्री विभाजन होता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर इसमें आप देखिए कैरियोगेमी और साइटोगेमी इक्वल है, समान है, इसलिए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड बनते हैं। जबकि oogenesis के अंदर वही फर्स्ट एमडी की तरह जो सेकेंड जो माइटोटिक डिवीजन होता है, उसके अंदर कैरियोगेमी तो समान होती है और साइटोगेमी असमान, अर्थात केंद्र का विभाजन समान रूप से लेकिन कोशिका द्रव्य का विभाजन असमान रूप से होता है। इसलिए 3 छोटी सेल बनती हैं और एक बड़ी सेल बनती है। छोटी सेल कहलाती है ओवम और 3 जो छोटी सेल बनती हैं वो कहलाती हैं सेकेंड पोलर बॉडी। और ये सेकेंड पोलर बॉडी जो है, चूंकि इनके अंदर केंद्रक तो है लेकिन कोशिका द्रव्य अर्थात खाद्य पदार्थ नहीं है, इसलिए वो धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाती है। और उसका कारण है, अगर साइटोगेमी भी इक्वल होती oogenesis के अंदर तो खाद्य पदार्थों का विभाजन समान रूप से होता, और जब निषेचन होता, निषेचन के बाद जब एम्ब्रियो बनता, उसके अंदर डेवलपमेंट होना शुरू होता, तो उस एम्ब्रियो के लिए बनने वाली सेल्स के लिए खाद्य पदार्थों की पूर्ति पूर्ण रूप से नहीं हो पाती, इसलिए उसका एम्ब्रियोजेनेसिस कंप्लीट नहीं होता और वो स्पीसीज धीरे धीरे डिस्टिंक्ट हो जाती, लुप्त हो जाती। इसलिए नेचर ने बहुत ये सिस्टम किया है ऐसा कि oogenesis के अंदर तो कैरियोगेमी को इक्वल रखा और साइटोगेमी को अनइक्वल, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस में इसको दोनों डिवीजनों में फर्स्ट और सेकेंड आरडी के अंदर कैरियोगेमी और साइटोगेमी समान रखी। इसलिए जो अधिक से अधिक संख्या में मेल गैमेट बन सके, और अधिक से अधिक संख्या में मेल गैमेट बनने का जो फायदा है उस एनिमल को वो ये है कि निषेचन की जो प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है, वो 100% हो जाती है। इसलिए ये दोनों में अंतर है। अब हम बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। इसकी 2 फेज है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड्स का निर्माण, दूसरा है स्पर्मियोजेनेसिस अर्थात फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड्स। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इसकी 3 फेज है, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। तो मल्टीप्लिकेशन फेज आपको पता ही है कि मेल एनिमल्स के अंदर गोनेड्स अर्थात टेस्टी में
टेस्टिस की जो इनर लाइनिंग है, आपको पता ही होगा, आपको ध्यान होगा, तो अगर हम टेस्टिस का टीएस काटें तो उसमें एक से अधिक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। गोल लंबी नलिकाकार संरचनाएं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। इस तरह से आपको अगर डायग्राम ध्यान हो तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसकी जो आंतरिक सतह है, आंतरिक जो लाइनिंग है, इनर लाइनिंग, वो प्राइमोर्डियल जर्म सेल के द्वारा स्तरित होती है या मदर सेल के द्वारा स्तरित होती है। तो वो प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो है उनमें लगातार विभाजन होता रहता है, नाम से ही है मल्टीप्लिकेशन फेज। वो मदर सेल और प्राइमोर्डियल जर्म सेल, इनके अंदर लगातार समसूत्री विभाजन होता रहता है, जिससे नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण बहुत अधिक होता है। और आपको मैं बता दूंगी कि स्पर्मेटोगोनिया का जो निर्माण है वो भ्रूणीय अवस्था में, जब से गोनेड का निर्माण हो जाता है कंप्लीट, भ्रूणीय अवस्था में जब जननों का निर्माण कंप्लीट हो जाता है, तब से ही स्पर्मेटोगोनिया के निर्माण की शुरुआत हो जाती है। और स्पर्मेटोगोनिया के बाद की जो फेज है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड और स्पर्म, ये जो बाकी जो प्रोसेस है ये होती है कब? जब वो एनिमल लैंगिक रूप से सेक्सुअली मेच्योर हो जाता है। उसके बाद स्पर्मेटोगोनिया जो है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड और अंततः स्पर्म का निर्माण करते हैं। इसी तरह में फीमेल के अंदर oogenesis में भी जब भ्रूणीय अवस्था में फीमेल होती है, तो जब उसके गोनेड्स बन जाते हैं, ओवेरी बन जाती है, तो ओवेरी की आंतरिक सतह पर उगोनियल या ऊ मदर सेल पाई जाती हैं, और वो ऊ मदर सेल लगातार विभाजित होकर उगोनिया का निर्माण करते हैं। और उस उगोनिया से आगे चलकर ओवम में जो परिवर्तन है या ओवम का निर्माण है, वो तब तक नहीं होता जब तक कि वो फीमेल लैंगिक रूप से मेच्योर नहीं हो जाती या सेक्सुअली मेच्योर नहीं हो जाती। और तब तक के लिए उन उगोनिया को ओवेरी के अंदर एक स्ट्रक्चर है, जिस स्ट्रक्चर के अंदर वो व्यवस्थित होते हैं, जिसे कहते हैं विग्रस कॉर्ड। विग्रस कॉर्ड नामक संरचना में वो व्यवस्थित रहते हैं। ये फीमेल की बात कर रहा हूँ, oogenesis की। जो उगोनिया है वो तब तक ओवम में परिवर्तित नहीं होंगे जब तक कि वो लैंगिक रूप से मेच्योर नहीं हो जाती, तब तक उन उगोनिया को विग्रस कॉर्ड नामक संरचना में सहेज कर रखा जाता है। दूसरा है ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या होता है? ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल लगातार समसूत्री विभाजन के द्वारा जो सेल बनाएंगे वो स्पर्मेटोगोनिया। अब स्पर्मेटोगोनिया मेच्योर होगा, वृद्धि करेगा। ग्रोथ फेज अर्थात आकार आकृति में और मास में, द्रव्यमान में बढ़ोतरी होगी, जिससे ये स्पर्मेटोगोनिया की अपेक्षा जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये बड़ा होगा आकार आकृति में। उसका कारण है, ग्रोथ फेज का अर्थ है कि आगे पता है इसको, इस सेल को पता है कि आगे चलकर इसको विभाजित होना है। ठीक है, तो विभाजित होना है तो एक सेल से दो सेल बनेंगी, दो से चार बनेंगी। तो इसी तरह एक सेल के अंदर जो आवश्यक खाद्य पदार्थ हैं या ऑर्गेनल्स हैं वो जस्ट डबल होंगे, और डबल से फिर डबल होंगे, तो एक से चार बनेंगे। तो इस सेल को पता है स्पर्मेटोगोनिया को कि आगे चलकर मेरे को चार सेल बनानी है। तो चार सेल मतलब चार जोड़ी ऑर्गेनल्स, और चार सेल के लिए आवश्यक भोज्य पदार्थों की व्यवस्था करनी है। इसलिए ग्रोथ फेज के अंदर आवश्यक पदार्थों का निर्माण और संग्रहण किया जाता है। इसलिए जो स्पर्मेटोगोनिया है वो ग्रोथ फेज कंप्लीट करने के बाद आकार आकृति में इससे बड़ा या दुगुना होगा, और ये कहलाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, ग्रोथ फेज के बाद आती है मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज के अंदर दो डिवीजन होते हैं, फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन और फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन, सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन और सेकंड रिडक्शन डिवीजन। तो फर्स्ट जो मैच्योरेशन डिवीजन है वो होता है हैप्लॉइड मियोसिस। मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन, जिससे आप देखिए कि यहाँ पर डिप्लॉइड है ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये हैप्लॉइड हो गया। तो मियोटिक डिवीजन से एक सेल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो हैप्लॉइड सेल सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, और इसके अंदर
कैरियोगेमी और साइटोगेमी। केंद्रक विभाजन और कोशिकाद्रव्य विभाजन समान होने के कारण प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो समान सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं। दूसरा जो रिडक्शन डिवीजन होता है या मैच्योरेशन डिवीजन होता है वो होता है माइटोटिक, अर्थात समसूत्री विभाजन के द्वारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 4 स्पर्मेटिड बनाएगा, ठीक है, जो कि हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, इस तरह से पहले बताया मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस की 2 फेज है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। तो पहला ये हो गया, ये फेज होगी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। दूसरी फेज है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस मीन्स एक सेल से एक स्पर्म का निर्माण। क्योंकि स्पर्मेटिड क्या है, भी सेल है, ये नॉन मोटाइल है और अंडाकार है, गोलाकार है, जबकि जो मेल गैमेट है स्पर्म है ये मोटाइल है और चम्मच के आकार, इसके टेल है, पूंछ है, हेड जो है वो तिकोना है और टेल है, जबकि इस स्पर्मेटिड के अंदर ऐसी कोई संरचना नहीं है। तो एक सामान्य हैप्लॉइड सेल से एक मोटाइल चलायमान मेल गैमेट या स्पर्म का जो निर्माण है वो कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस। तो इस तरह से जो स्पर्मेटोजेनेसिस है इसकी 2 फेज, पहली फेज स्पर्मेटिड का निर्माण और दूसरी जो फेज है वो स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटिड से स्पर्म का निर्माण। स्पर्मेटिड नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है, एक सामान्य हैप्लॉइड सेल है, जबकि स्पर्म या मेल गैमेट मोटाइल है और साथ ही इसके टेल और हेड और मिडल पीस 3 भाग पाए जाते हैं। तो इस तरह से स्पर्मियोजेनेसिस की हम बात करेंगे नेक्स्ट टर्म पे कि किस तरह से एक सामान्य जो स्पर्मेटिड है या सेल है वो किस तरह से एक चलायमान मेल गैमेट के अंदर परिवर्तित होती है, विभेदित होती है। थैंक्स।